जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन, जैसे आप हिंदी में कहें तो शारीरिक शिक्षा के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि 13 मार्च 2023 को आपका सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है फिजिकल का। ठीक है, जिसके लिए हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपल पेपर्स की सीरीज हमने चलाई हुई है, और उसी सीरीज में इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को लाइन टू लाइन इवन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, जिससे कि आपके फिजिकल के बोर्ड के लिए आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पेपर आपको मैं हिंदी में अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साथ ही जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप सभी वीडियो को कंप्लीटली जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो बच्चों ऑलरेडी आप 4 से 5 अपने बोर्ड के एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आपका पेपर का जो फ्रंट पेज है कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, जिसमें पेपर में टोटल आपके 37 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और पेपर आपका जो है वो 3 घंटे का आएगा। पेपर की वेटेज होगी आपकी 70 मार्क्स की। अब हम पेपर के पैटर्न को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को हो सकता है नहीं पता हो, तो उनकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पेपर में बेसिकली आपके 5 खंड होंगे, प्रश्न होंगे टोटल 37। खंड ए में आपके 1 से लेकर जो 18 प्रश्न है ये आपके 1 नंबर के होंगे बहुविकल्प, यानी कि टोटल 18 एमसीक्यू खंड ए में। ठीक है, खंड बी में आपके 2 नंबर के होंगे टोटल 6 क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको 60 से 90 शब्दों में देना है, और इसमें आपको कोई 5 करने हैं। ठीक है, फिर खंड सी में आपके 25 से 30 जो है ये 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है, और इसमें से 6 में से कोई आपको 5 करने हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका खंड डी आ जाता है, जिसमें 31, 32, 33 ये आपके सोर्स बेस्ड यानी कि चित्र वाले क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी वाले 4-4 नंबर के। इसमें हर एक क्वेश्चन में, हर एक 4 नंबर वाले में ना 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से खंड ई में आपका क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37 यानी कि 5 नंबर के टोटल आपके 4 क्वेश्चन होंगे। आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपको 200 से 300 शब्दों में लिखने, यानी कि आपके आंसर सेट के फ्रंट और बैक के जो पेज होता है बस इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, एक पूरा का पूरा पेज जिसमें फ्रंट बैक दोनों आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है। और एक चीज बच्चों, जो क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व करेंगे इसका हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी ये आपको ऑलरेडी हमने समझाया हुआ है। तो अगर आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा इस पेपर का, तो आपको यहाँ पे आई बटन में हम लिंक दे देंगे, यहाँ से देख लीजिएगा आप, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहां पे आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 4 नंबर के क्वेश्चन और हमारे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है इनको हम समझने वाले। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं अपने पेपर को यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको एक आधे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सेक्शन ए में हमारे कुछ इस तरीके से बहुविकल्प जो प्रश्न थे। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा यहाँ पे जो है सेक्शन बी स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हमारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। तो सारे के सारे मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाए थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेनली हमारे सेक्शन नंबर डी से। ओके, तो सेक्शन नंबर डी हमारा देखो ये रहा, जिसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपके 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कैसे? केस स्टडी वाले। ठीक है, एक एक करके समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मतलब कि सेक्शन डी है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया हमारे सामने 31 कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे बच्चों कि यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं चेयर पे और एक खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये जो टेस्ट आपको दिखाया जा रहा है चित्र में, इस टेस्ट का क्या नाम है लिखिए। तो इस टेस्ट का नाम क्या है बच्चों? 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? जो यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ और एक की चेयर के आसपास में खड़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट, ये बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, किस लिए किया जाता है, क्या पर्पस होता है इसका, क्या ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली? तो इसका उद्देश्य में मेनली ये होता है कि जो व्यक्ति भी इसको करते हैं उनके शरीर के निचले हिस्से की जो ताकत है उसका निर्धारण करने के लिए। ठीक है, और मेनली इसका पर्पस क्या होता है, जो एक दूसरा पार्ट होता है वो कि 30 सेकंड में अधिकतम स्टैंड कितना वो पूरा कर सकता है, ये बात आती है। ठीक है, उसके बाद में जब ये टेस्ट किया जाता है किसी भी परीक्षक के द्वारा किसी भी व्यक्ति का, तो उसके लिए कौन कौन से उपकरण हमें जरूरी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उपकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है बच्चों? सबसे ज्यादा जरूरी होता है हथियारों के बिना सीधे पीछे की कुर्सी, यानी कि जिसमें नॉर्मली हम कुर्सी बैठते हैं तो हाथ आप रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होती है, कुर्सी नहीं होती बल्कि मेज जैसा एक होता है, जैसे टेबल होता है ना, टेबल वैसा ही होता है नॉर्मली, स्टैंड टाइप में जो बैठने वाला होता है छोटा सा, वैसा कुछ होता है। ठीक है, और फिर 30 सेकंड के लिए हमें चाहिए होगी एक अच्छी सी
स्टॉप वॉच। तो ये होती है इस चित्र में दर्शाए गए जो आपका टेस्ट है 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट, इसके लिए उपकरण। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों इसकी प्रक्रिया की, कि चित्र में दर्शाया गया जो आपका ये टेस्ट है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ये किया जाता है। तो देखो, हालांकि ये क्वेश्चन आपका वैसे इतने में आएगा नहीं 1 नंबर में, ये क्वेश्चन तो आपका 3 नंबर या 2 नंबर का बनता है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको अगर ये क्वेश्चन 5 में भी आ जाए, 2, 3 जैसे में भी आए, आप पूरा का पूरा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे 30 सेकंड से जो चेयर स्टैंड टेस्ट है इसको 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इस पूरे को लिख देंगे तो भी 3 मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर में भी आता है तो भी आप पूरे को लिख देंगे तो भी पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही साथ हम आपके एक नंबर के जो क्वेश्चन वो भी लिख लेते हैं और जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब बारी आती है इसकी प्रक्रिया की कि आखिर ये कैसे सफल किया जाता है। ठीक है, तो देखो, कुर्सी को दीवार के साथ या फिर किसी ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहां वह स्थिर हो जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये जो व्यक्ति बैठे हैं, जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये इंडिकेट करती है दीवार के पास का होना। ठीक है, तो उनकी कुर्सी कैसे रखी है, दीवार के पास में रखी हुई है। ओके, प्रारंभ में व्यक्ति सबसे पहले कुर्सी पे बैठेगा और पीठ सीधी रखेगा, हाथ क्रॉस करके पैर फर्श पर और कंधे की चौड़ाई से अलग, यानी कि सिंपल सा क्या करेगा, वो क्या करेगा, पैरों को अपने इस तरीके से फैलाएगा। ठीक है, अपनी जो छाती है उसको एकदम सीधा बैठेगा, स्ट्रेट बैठेगा और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए अपने कंधों तक, जो जैसे लेफ्ट का है तो उसको राइट का है तो उसको लेफ्ट तक लेके जाएगा, ऐसे करेगा जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, बैठे हुए कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया करेगा ये। उसके बाद में गो कमांड पर व्यक्ति पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा, यानी कि जैसे कुर्सी पे बैठा तो उसने ये पोजीशन कर ली, और इस पोजीशन को करने के बाद में जैसे वो जो परीक्षक होता है आपका, जो भी कोच वगैरह, वो जैसे बोलेगा गो, तो आप उसी मात्रा में हो जाएंगे एक बार फिर से खड़े। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, तो आगे देखिए, प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए, यानी कि खड़े होके फिर आपको वापस से बैठ जाना। ठीक है, इससे एक स्टैंड के रूप में गिना जाएगा, यानी कि जैसे उसने गो कमांड बोला आप खड़े होके बैठ गए, इसको एक स्टैंड बोला जाएगा। इसी तरीके से 30 सेकंड में आप कितना उठ बैठ सकते हैं चेयर पे अकॉर्डिंग टू दिस पोस्चर। ठीक है ना, इस पोजीशन में कितनी बार बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं 30 सेकंड में। तो इससे आपका अंदाजा लगा लिया जाता है कि आपकी जो निचले शरीर की ताकत है वो कैसी है, स्कोरिंग कर ली जाती है इसी मात्रा पे। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट हो गया आपका बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, पूरा का पूरा प्रोसीजर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब बारी आती है इंग्लिश में इस क्वेश्चन की। तो स्टडी द गिवन पिक्चर बिलो एंड द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। तो राइट द नेम ऑफ द टेस्ट शोन इन द पिक्चर, दैट इज 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट। राइट द टेस्ट ऑब्जेक्ट्स शो इन द फिगर। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टू डिटरमाइन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एंड टू कंप्लीट मैक्सिमम stands in 30 seconds. And what is the equipment required for this best test? That is the straight back chair without arms and stopwatch. और इसका प्रोसेस क्या होता है जो कि दर्शाया गया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपको हिंदी में समझा दिया मैंने अच्छे तरीके से, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसे फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, दिए गए चित्र का अध्ययन करना है, पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। चित्र में क्या दिया हुआ है, मोच क्या है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये मोच होती है बेसिकली। तो मोच क्या होती है, तो मोच देखो, ये स्नायु बंधन का खिंचाव या फाड़ होता है, रेशेदार ऊतक जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। मोच का सामान्य स्थान अपने टखने में होता है, यानी कि देखो हमारे जो जोड़े होते हैं, यानी कि जैसे हमारे कंधे, कूल्हे, या फिर मोच मेनली जो है आपके पैरों में आती है, एड़ी के पास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्नायु बंधन होते हैं। जब ये आपस में इनका खिंचाव हो जाता है, जैसे लिगामेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, तो जब ये लिगामेंट्स एक दूसरे के ऊपर दब जाते हैं, ठीक है, या फिर इनका फाड़ हो जाता है या खिंचाव हो जाता है इनमें, तब ये मोच आती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है, ज्यादातर टखने में, यानी कि पैर का आपका ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला यहाँ पे ज्यादातर देखने। ठीक है, कारण क्या होता है जिसकी वजह से आपको मोच आ जाती है, तो कारण ये होता है कि एक मोच तब आती है जब कोई एक जोड़ को गंभीर रूप से दबाते हुए लिगामेंट्स को ओवर एक्सटेंड कर देता है, फाड़ देता है। यानी कि दो तरीके के लिगामेंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी लिगामेंट्स एक दूसरे को ओवर एक्सटेंड कर देता है या फिर दबा देता है या फिर उसके ऊपर हावी हो जाता है, तब ये मोच आती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आप इस मोच से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो मोच से बचाव के लिए क्या होता है, जब भी आप कोई खेल खेलने के लिए जाते हैं या फिर घर से बाहर जाते हैं या फिर आपको लगता है कि आप लंबा ट्रेवल करने वाले हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको,
खेल के लिए जो नियमित रूप से जो भी स्ट्रेचिंग करनी होती है या फिर मजबूती बनाने वाले जो व्यायाम होते हैं, एक तरीके से अपने शरीर को खेल खेलने से पहले गरमाना चाहिए, वार्मिंग अप कर लेना चाहिए। ठीक है, छोटी मोटा जो व्यायाम वगैरह वो कर लेना चाहिए, तो मोच से आप बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मोच के इलाज का मुख्य बिंदु क्या है? तो इसका मुख्य बिंदु होता है चावल, आराम, बर्फ, संपीड़न और ऊंचाई। इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीटली आपको मोच के बारे में समझ में आ गया। पहले देखा मोच क्या होती है, ठीक है, और मोच बेसिकली आती क्यों है, और मोच से बचने के उपाय क्या है, और मुख्य बिंदु क्या है, इसके बारे में तो सारे के सारे आपको समझा दिए। अब अगर आपसे 3 नंबर में पूछ लिया जाए मोच का वर्णन कीजिए, मोच क्या है, इसके कारण और जो उपाय हैं वो समझाइए, तो कारण आप बता देंगे और क्या है ये भी बता देंगे, और उसके बाद में जो उपाय है वो भी आप बता देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, इंग्लिश में की स्टडी। ठीक है, व्हाट इज स्प्रेन, तो स्प्रेन क्या होती है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए यहाँ से। एंड सेकंड, व्हाट इज द रीजन फॉर स्प्रेन, तो रीजन क्या है स्प्रेन का वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड व्हाट इज स्प्रेन प्रिवेंशन, तो स्प्रेन प्रिवेंशन का क्या मतलब है वो भी आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट, तो क्या है उसके बारे में वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया बढ़िया तरीके से इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये आ गया समझ में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। और ये प्रश्न बच्चों मैंने आपको आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था ना उसमें भी समझाया था, और यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार, और कई बार ये चित्र भी ज्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। प्रश्न दिया हुआ है, पहले संगठन का मिशन क्या है, यानी कि इनमें जो पहला संगठन आपको दिख रहा है इसका क्या मिशन होता है। ठीक है, तो मिशन क्या होता है बच्चों इसका, बेसिकली देखो पहले संगठन ये दर्शाता क्या है, ये विशेष ओलंपिक को दर्शा रहा है। ठीक है, तो विशेष ओलंपिक का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों में साल भर का खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना है, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस विकसित करने, साहस का प्रदर्शन करने, आनंद का अनुभव करने और घटनाओं में भाग लेने का निरंतर अवसर मिलता है। यानी कि विशेष ओलंपिक मिशन क्या होते हैं, ये जो बौद्धिक विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो वयस्क बच्चे होते हैं उनके लिए ओलंपिक में कई प्रकार के जो खेल होते हैं उनको भाग लेना। ठीक है, और उनको उनकी शारीरिक फिटनेस को बेसिकली विकसित करने के लिए, साहस, आत्मसम्मान, इन सभी को विकसित करने के लिए इसका ये मेन विषय होता है, और ये हमेशा ऐसे कुछ जो पार्टिसिपेशन वगैरह है वो निकालते रहते हैं, ये चीज होती है। ठीक है, उसके बाद पहले संगठन का आदर्श वाक्य, यानी कि विशेष ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो आदर्श वाक्य ये होता है कि मुझे जीतने दें, लेकिन अगर मैं नहीं भी जीत सकता तो कम से कम मुझे बहादुरी से प्रयास तो करने दें, काम तो लेने दें। ये होता है इसका मेन वाक्य। उसके बाद 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश के रूप में जाना जाता था, यानी कि आपको ये तस्वीर दिख रही है, इसको 1965 तक अन्य खेलों के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में, बधिर अंतरराष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल, किस रूप में, बधिर अंतरराष्ट्रीय मूक खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल, इस रूप में जाना जाता था इस खेल के चिन्ह को। ठीक है, दूसरा फिक्चर गेम प्रत्येक वर्ष के बाद में आयोजित किया जाते हैं, तो कितने वर्ष लगते हैं उसमें बच्चों, उसमें लगते हैं टोटल 4 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया 33। अब इसी तरीके से आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अब बारी आती है इसको समझने की इंग्लिश में, व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मिशन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मोटो क्या होता है, मोटो के बारे में आपका ये पार्ट आ जाएगा। और उसके बाद में टिल 1965 सेकंड पिक्चर नेम गेम्स वर नोन एज इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डेफ, इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स। एंड द लास्ट, द सेकंड पिक्चर गेम इज हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years कंप्लीट। ठीक है, तो 4-4 नंबर के हमारे जो स्रोत आधारित क्वेश्चन थे केस वाले, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, ये हमने मात्र 10 मिनट में, यानी कि 3 मिनट का इंटरवल हो गया, 11-12 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया ओवरऑल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से। चलिए अब आएंगे हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। खंड ई है, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई 3। ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यू वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ ही अपने प्यार को जताते हुए एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी आपके जैसे ही अपने पेपर की तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों,
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। अब इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में कंप्लीट होंगे, आपको बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं उसका नाम भी पता चल जाएगा। और चलिए क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे क्या होता है आगे। ठीक है, देखो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। ठीक है, रिकली एंड जोन्स इनके सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में जितने भी टेस्ट शामिल होते हैं उनका आपको एक सूची बनानी है, उनके आपको नाम लिखने हैं। अब इस टेस्ट के रूप में ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपका जो ऊपरी शरीर होता है इसके लचीलेपन के लिए जो बैक स्ट्रेच टेस्ट होता है आपको इसकी व्याख्या करनी है और जितने भी टेस्ट होते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे। देखिए सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट रिकली और जोन्स के द्वारा 60 से 94 वर्ष की आयु के जो वृद्ध लोग हैं इनके लिए विकसित किए गए थे। कौन कौन से? सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट यानी कि SFT, क्या? सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, SFT। ठीक है, और ये जितने भी सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट होते हैं इनका मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो लोग 60 से 94 वर्ष के हैं इनकी कार्यात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना और वृद्ध लोगों की शारीरिक फिटनेस की स्थिति की निगरानी करना और ये भी देखना कि वृद्ध लोगों को कैसी समस्याएं आ रही हैं, कैसी की क्या क्या कमजोरियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है इन टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें उनके अगर सीने में दर्द होता है, उनको चक्कर आते हैं, उनका उच्च रक्तचाप है, हृदय की समस्या है, तो ऐसे में या फिर कोई चिकित्सीय स्थिति है तो उनको अच्छा बनाते हुए, उनको कम करते हुए, सहायता पहुंचाते हुए, राहत पहुंचाते हुए ये टेस्ट बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं बच्चों ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट? तो ये होते हैं मेनली आपके 6 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से सर? सबसे पहले बात आती है शरीर के निचले हिस्से की ताकत के लिए, जैसा कि अभी हमने देखा था चेयर स्टैंड टेस्ट, ये 30 सेकंड का भी होता है, 60 सेकंड का भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपरी शरीर की ताकत के लिए होता है आर्म कर्ल टेस्ट। क्या होता है? आर्म कर्ल टेस्ट। ठीक है, फिर शरीर के निचले हिस्से के लचीलेपन के लिए होता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। उसके बाद में ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए होता है बैक स्ट्रेच टेस्ट। तो अभी हम इस 4 वाले को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चपलता के लिए 8 फुट ऊपर जाओ परीक्षण होता है और एरोबिक धीरज के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये टोटल टेस्ट है। अगर आप सभी को इन टेस्ट को एक अच्छे डायग्राम के साथ में समझना है जिससे कि 5 नंबर में अगर आ भी जाए तो आपका नंबर ना कटे, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि एक अलग से एक वीडियो बना दूं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको ये सारे के सारे टेस्ट एक पिक्चर के साथ में स्टेप बाय स्टेप समझा दिए जाए, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट श्योर कमेंट जरूर करना है आपको अगर वीडियो चाहिए तो। ठीक है, बाकी देखेंगे कमेंट ज्यादा होगा तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर ही दूंगा। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे किसको डिस्कस करेंगे? ऊपरी शरीर के लचीलेपन के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट। आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा बात क्या आता है, ये रहा आपका ऊपरी शरीर के लिए लचीलेपन के लिए बैक स्ट्रेच टेस्ट। देखिए मैन इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को छूना और ओवरलैप करना। यानी कि उद्देश्य मिलने क्या होता है इसका ऊपरी शरीर वाला, कि आपको अपने हाथ को पीठ की तरफ लेके जाना है और जितना हो सके उतना आपको अपनी पीठ को छूना है। ठीक है, मतलब कि हाथ को घुमाते हुए, और हो सके तो हाथ को अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है छूते हुए तो कोई दिक्कत नहीं, ये बताया गया। अब इसके लिए चाहिए क्या? तो इसके लिए आपको 18 इंच का एक जो मीटर होता है, जैसे कपड़ा में आपने वो जैसे दर्जी वगैरह के पास जो मीटर होता है ना इंची टेप टाइप में, तो वैसा यहाँ पे भी चाहिए होता है। प्रक्रिया क्या होती है इसकी? तो प्रक्रिया ये होती है कि खड़े होने की स्थिति में प्रतिभागी एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पीठ के मध्य रखेंगे और एक दूसरे को छूने या ओवरलैप करने का प्रयास करेंगे। यानी कि इसमें प्रतिभागी क्या होते हैं, वो एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पीठ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये एक दूसरे को जो कंधे पे हाथ रखे और पीठ पे हाथ रखे इसको छूने की कोशिश करेंगे या फिर ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, कैसे पता चलता है ये कम है, ज्यादा है, सही है, सामान्य, कैसे पता चलता है? तो माध्यम उंगलियों के सिरों के बीच की दूरी को माप लिया जाता है। यानी क्या होता है, उंगलियां और उंगलियों के जो सिरे के बीच, मतलब कि जैसे एक आपने हाथ रखा कहां पे, कंधे पे, और एक रखा पीठ पे, तो कंधे पर जो हाथ रखा है उसकी उंगलियां और जो एक हाथ आपने पीठ पे रखा है उसकी उंगलियों के बीच की जो दूरी है उसे माप लिया जाता है। कैसे? अगर दोनों हाथों की उंगलियों में अगर ये छू रहे हैं तो स्कोर होगा 0। अगर वो स्पर्श नहीं कर रहे हैं
तो उंगलियां जो होंगी कैसी होंगी, नकारात्मक माप रहेगी, और अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो वो सकारात्मक रहेंगे। सिंपल सा, यानी कि छू रहे हैं तो क्या होगा, बेसिकली शून्य रहेगा, नहीं छू रहे हैं तो नकारात्मक, और ओवरलैप हो रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब वो छूने के बावजूद थोड़ा और आगे की तरफ खिसक रहे हैं, तो ये सकारात्मक होगा इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला पार्ट, जिसमें आपको समझ में आया कितने तरीके के परीक्षण शामिल होते हैं, और यहाँ पे जो जो पार्ट है उसके बारे में सारी की सारी। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका एक है हाँ, ऊपरी शरीर की ताकत के लिए आर्म कर्ल टेस्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पे है वो क्या बोलते हैं, शरीर के ऊपरी भाग के लिए शक्ति को मापने का जो परीक्षण होता है, आर्म कर्ल टेस्ट, यानी कि बाजू मोड़ने का परीक्षण। तो आइए इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इसके लिए जब मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ये पूरा का पूरा जो है ना इसको समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप इसे चाहो तो पढ़ लो, क्योंकि इसके लिए अलग वीडियो में बना दूंगा आपके लिए। मैं दिखाने का मकसद ये है कि हाँ हम इसे समझेंगे वीडियो में, इसलिए ठीक है भाई। चलिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में देखेंगे, तो नेम द टेस्ट इंक्लूड इन विकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो क्या होता है SFT इसके बारे में, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मेनली जो कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं उसके बारे में आपके सामने ये बात आती है। एंड द लास्ट कि बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या होती है, इसके बारे में ये पार्ट आ जाता है। ठीक है भाई, चलिए 21 मिनट हो चुके हैं, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायामों से होने वाले 5 प्रभावों को विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी कि हमारा जो कार्डियो श्वसन संस्थान होता है, यानी कि बेसिकली हमारा जो श्वसन संस्थान होता है, श्वसन तंत्र होता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है इस पे वो समझाना। तो वैसे तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, दोबारा बताता हूँ। देखो, हृदय गति का बढ़ना, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति व्यायाम करना प्रारंभ करता है तो व्यायाम की प्रबलता के अनुरूप ही हृदय की गति बढ़ जाती है। अगर वो व्यायाम करते हैं नॉर्मली तो उनकी हृदय की गति नॉर्मल रहती है। कोई दौड़ता है तो उसकी हृदय की गति और तेज हो जाती है, ठीक है। कोई जिम वगैरह करता है तो उसकी हृदय की गति तेज रहती है, और नॉर्मली आप मेडिटेशन करते हैं तो हृदय की गति आपकी कम रहती है। तो यही दर्शाता है कि आप जिस तरीके का व्यायाम करते हैं उस तरीके से आपके कार्डियो श्वसन संस्थान पर जो हृदय की गति है वो कम या ज्यादा हो जाती है, सिंपल है। आगे आता है बच्चों सहन क्षमता में वृद्धि, यानी कि देखो जब आप किसी भी व्यायाम को, फिर चाहे वो आपका मेडिटेशन करना हो, दौड़ लगाना हो, जिम करना हो, व्हाटएवर, जब आप उसे लंबी अवधि तक करते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं व्यक्ति की सहन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और तब जब आप थक गए हो, ठीक है, यानी कि बिना थके लंबे समय तक काफी देर तक आप करते रहे, ठीक। उसके बाद में क्या है, उत्तकों को रक्त की आपूर्ति बढ़ाना है, यानी कि जो उत्तक होते हैं 2 तरीके, कोमल और जटिल उत्तक, तो ऐसे में इन उत्तकों को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता होती है। तो हृदय वाहिनी संस्थान यानी कि कार्डियो श्वसन संस्थान उन उत्तकों में रक्त के बहाव को बढ़ा देती है जब हम बेसिकली व्यायाम करते हैं तो, ठीक है, और जब आवश्यकता नहीं होती है तो उसे कम भी कर देती है। फिर आता है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, यानी कि देखो जब व्यायाम की तीव्रता और अवधि के बढ़ने के अनुरूप ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय के बाएं निलय से निकलने वाली रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। यानी कि जैसे जैसे आप व्यायाम को लंबा करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे व्यायाम को आप तेजी से करते चले जाएंगे, वैसे वैसे ही आपके हृदय में जो बाएं निलय होता है, ठीक है, बायां निलय जो होता है वहां से रक्त की जो निकलने की मात्रा होती है, अच्छा ब्लड, वो उसकी मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है रक्त का आयतन, तो एक तो होगी स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, और दूसरा ये कि व्यायाम को तेजी करने से और लंबे समय अवधि तक करने से आपका जो प्रति मिनट पंप किया हुआ रक्त होता है उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, यानी कि आप प्रति मिनट रक्त को और अधिक जो है वो पंप कर पाते हैं, ठीक है, इससे आयतन में वृद्धि होती है, ठीक। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, रक्तचाप में वृद्धि, यानी कि रक्त आपूर्ति के कारण रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे श्वास की स्थिति से छुटकारा, यानी कि नियमित व्यायाम करने से क्या होता है कि आपको दूसरे श्वास की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, यानी कि कभी कभी आपको शरीर में ना कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, आपको किसी सिलेंडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ भगवान कभी ऐसा हो ना, ठीक है। और कभी ऐसे अगर आप व्यायाम करते रहेंगे तो आपको कभी भी इस तरीके से जो है दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीजन के मामले में, ये चीजें हैं, ठीक है। तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने आपको ये 7 समझा दिया, आपको 5 लिख देना, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 35 अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है इसको क्वेश्चन को इंग्लिश में समझने की। एक्सप्लेन इन डिटेल 5 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या होते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम? इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन स्टेमिना, इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज एंड इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। 4 हो गए। उसके बाद में 3 हो जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, गेटिंग राइड ऑफ द कंडीशन ऑफ साउंड ब्रीथ। इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 36। 36 में देखो क्या दिया हुआ है बच्चों कि सांस लेने से संबंधित जीवन शैली की हमारी कौन सी बीमारी होती है? तो सांस लेने से संबंधित हमें जब बीमारी होती है ज्यादातर, वो क्या कहलाती है? अस्थमा कहलाती है। तो हमें इस अस्थमा के लिए लक्षण बताने हैं, इसके हमें कारण बताने हैं, और इसके लिए जो भी आसन सुझाए जाते हैं आप उनमें से आपकी मर्जी के अनुसार कोई भी एक आसन की व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। कोई एक आसन, 7 से 8 आसन इसके लिए बताए जाते हैं, जो आपको आसान लगता है वो आप यहाँ पे समझा सकते हैं, ठीक है। तो बीमारी का नाम क्या है बच्चों जो सांस लेने से हमारे जीवन शैली में आती है? वो होती है अस्थमा। क्या होती है अस्थमा बीमारी? आइए पहले इसे समझेंगे, फिर कारण लक्षण देखेंगे। तो यह एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी श्वास नलिका, यानी कि हम जहाँ से नाक से सांस लेते हैं या फिर नाक से सांस लेते हैं, तो जो श्वास नलिकाएं होती हैं हमारी, उससे जुड़ी होती है। क्या होता है भाई नलिकाओं में? तो जब हमें ऐसी बीमारी होती है तो हमारी श्वास नलिकाओं के जो भीतरी दीवार होती है उसमें आ जाती है सूजन, वो सूज जाती हैं, और जब हम इससे सांस लेते हैं तो बहुत ही संवेदनशील हो जाती है। कभी मात्रा जो हवा की मात्रा कम या ज्यादा होती है, तो इससे हमारी नाक को बहुत ही ज्यादा, हमारे श्वसन नलियों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनके पास में एक पंप होता है। वो पंप क्या करता है? इन नलिकाओं को कुछ समय के लिए राहत प्रदान करता है, जिससे कि आपको जब दिक्कत हो रही हो आप इसे एक दो बार पंप करते हैं ना तो सही हो जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आती है। आखिर क्या लक्षण है ऐसे कि हमें ये पता चल सके कि सामने वाले बंदे को अस्थमा है या नहीं है? कैसे लक्षण से पता चलता है और क्या कारण होते हैं इसके? तो देखो लक्षण क्या होते हैं, हमें लक्षण से नॉर्मली ये पता चलता है कि उससे ना खांसी का दौरा आता है। एक होता है खांसी आना और एक होता है खांसी का दौरा। खांसी तो आप आसान तरीके से ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खांसी का दौरा बार बार आ रहा है, एक ही बार में खांसते खांसते 4 से 5 मिनट खांसते रहते हैं, फिर आधे घंटे में फिर आपको खांसी का दौरा आ गया, अब फिर 5 से 7 मिनट खांसते रहते हैं, तो ये एक इसका सबसे बड़ा लक्षण होता है, ठीक है। साथ ही दिल की धड़कन का बार बार तेजी से बढ़ना, और वो भी बिना किसी कारण के, ठीक है। सांस की रफ्तार बढ़ना, एक तो खांसी आती है, खांसी का दौरा, ठीक है, और उसी दौरान खांसी का दौरा आएगा तो दिल की धड़कन तेजी से बढ़ेगी, आपकी सांस की जो रफ्तार बढ़ेगी, आपको बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस होगी। सब कुछ अच्छा है आपके साथ में, लेकिन फिर भी आपको बेचैनी महसूस होगी, सीने में जकड़न होगी आपके, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा थकावट होगी, हाथों में, पैरों में, कंधों में, पीठ में आपको बहुत ही ज्यादा दर्द भी महसूस होगा। तो यही कारण है जो कि दर्शाते हैं कि हाँ भाई वाकई में आपको अस्थमा है, ठीक है। ये चीज हो गई। आगे बात करते हैं कारण क्या होते हैं कि किसी भी बंदे को अस्थमा हो जाता है। तो आप सभी को पता है आजकल का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि सांस लेना ही एक तरीके से मुश्किल हो गया है, ठीक है। धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवंशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा, बाल या फिर पंख आदि, इन सभी से, धूल से, धुएं से, वायु प्रदूषण से, या फिर आपके डीएनए के अनुसार भी हो सकता है, परागकण यानी कि जो भी ये खेतों में जलाया जाता है उसके माध्यम से, जानवरों की त्वचा, बाल, कई बार मांस खाने से भी ये हो सकता है, ठीक है। आप क्योंकि आप मार्केट में खरीदने गए हो, ठीक है, किसी भी मांस को, तो आपको ये थोड़ी ना पता कि उस जानवर को कैसी बीमारी थी, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है, आप उसको खा लेते तो आपको बहुत ज्यादा बीमारी हो सकती है ऐसी, और मेनली आपको ये बीमारी होती है, ठीक है। इसको सुधार करने के बहुत से उपाय हैं, जैसे कि सुखासन किया जा सकता है, चक्रासन किया जा सकता है, गौमुखासन किया जा सकता है, पर्वतासन किया जा सकता है, भुजंगासन किया जाता है, पश्चिमोत्तासन किया जा सकता है, और मत्स्यासन किया जाता है। मेनली आपके बस यही आसन है जो कि इसके लिए किया जा सकता है। अब इस आसनों में आपको जो सबसे आसान सा लगता है, जो भी सबसे आसान सा लगता है, आप उस आसन को उठा लीजिए और आप उसे बता दीजिए, सिंपल है। तो देखो मैं क्या करूंगा आपको यहाँ पे, इसके लिए 2 से 3 जो आसन है उनकी विधि भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, उनके लाभ भी, उनकी सावधानियां और जो भी बातें होती है वो सारी 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 आपको समझाऊंगा, 2 से 3 आसनों की। तो ध्यान से देखिएगा। पहले जो आपको, मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया जो आसन है मेरे हिसाब से, वो है मत्स्य आसन, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले एक और भी बढ़िया आसन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। देखिए, अस्थमा को नियंत्रण करने के लिए
कई योग किए जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके सामने योग इस तरीके से हैं, ताड़ासन, ठीक है, और ये इस तरीके से भुजंगासन है, धनुरासन है, वक्रासन, गौमुखासन, कपालभाति, मत्स्यासन, अनुलोम विलोम, ये सारे किए जा सकते हैं, ठीक है, और भी जो दो दिए हो वो भी। यहाँ पे मैं आपको 2-3 समझा देता हूँ, बाकी आप अच्छे से इन चीजों को समझ ही जाओगे। तो पहले बात करते हैं ताड़ासन की, और ताड़ासन को आप मोटापे के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर बीमारी आ जाती है मोटापा तो उसके लिए भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए ताड़ासन यह योग आसन करने के शरीर ताड़ के वृक्ष के समान मजबूत बनने में इसे ये नाम दिया गया है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पालम ट्री पोज। तो अगर आपसे पूछा जाए पालम ट्री पोज को किस आसन के रूप में वर्णित किया गया है, ताड़ासन के रूप में, क्यों भाई, क्योंकि इसमें शरीर को ना ताड़ के वृक्ष के समान मजबूती से बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसकी बेसिकली विधि क्या है, तो विधि है सबसे पहले बच्चों देखो, ये विधि है आपकी, कैसी विधि है कि एक समतल जगह पर दोनों पैरों को आपस में मिलाकर क्या करना है आपको, और दोनों हाथों को हथेलियों को बगल में रखकर पहले सीधे खड़े होना है। नॉर्मली ऐसे नहीं, अभी तो हाथ ऊपर है लेकिन पहले नीचे खड़े होना होता है, ठीक है। दोनों हाथों को पार्श्व भाग से दीर्घ श्वास भरते हुए ऊपर उठाए, यानी कि आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेनी है और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, ठीक है। हाथों को ऊपर ले जाकर हथेलियों को और हथेलियों को मिलाइए और हथेलियों को आसमान की तरफ ऊपर की ओर ऊंची उठी होनी चाहिए, यानी कि देखो ये हथेलियां यहाँ पे मिली हुई हैं और यहाँ पे देखो ये हथेलियां कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई हैं, ठीक है। और हाथों की उंगलियां आपस में मिली हुई होनी चाहिए, जैसे हाथ जो है ना ऐसा लगे कि एड़ियां भी ऊपर उठी होनी चाहिए, जैसे हाथ ऊपर है इसी तरीके से एड़ियां भी आपकी ऊपर उठी होनी चाहिए, ठीक है। हाथ ऊपर उठाते समय आपको अपना पेट अंदर की तरफ करके रखना है, ठीक है। शरीर का भार आपको ऐसा लगना चाहिए कि एड़ी पे नहीं, ये जो छोटे छोटे पंजे होता है ये यहाँ पे आपको लगना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में कमर सीधी हो, नजर आपकी बिल्कुल सामने हो, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, और ताड़ासन की इस स्थिति को कम से कम एक लंबी सांस लेते हुए 1 से 2 मिनट तक आपको करना चाहिए। फिर आपको धीरे 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 प्रेम से प्यार पूर्वक आपको अपनी सांस छोड़ते हुए 1-2 मिनट तक इसी प्रक्रिया को आप करें और दोहराएं, और कम से कम इसको 10 से 15 बार आपको करना चाहिए, ठीक है। इससे लाभ क्या होते हैं, नियमित रूप से करेंगे तो फेफड़े सुदृढ़ हो जाते हैं, उनको वो विस्तृत हो जाते हैं, हाथ पैर के जो स्नायु होते हैं ये काफी ज्यादा मजबूत भी हो जाते हैं, इवन शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, पाचन तंत्र आपका मजबूत बन जाता है, कद में वृद्धि होती है, शरीर मजबूत और सुडौल बनता है, ये सारे के सारे दूर होते हैं, आलस्य भी दूर हो जाता है। कई सावधानियां होती है इसको करते हुए, क्या कि पैर संबंधी जब आपको कोई समस्या हो तो आप ये ना करें, क्योंकि पूरा का पूरा जोर जो वो पंजों पे आ जाता है, ठीक है। जो महिला गर्भावस्था में है वो इससे ना करें, बीमारी ऑपरेशन है तो ऑपरेशन आपको हुआ है, बीमार है तो आप ना करें, सिर दर्द या फिर रक्तचाप है तो उस स्थिति में भी आप इसे ना करें, ये चीज है, ठीक है भाई। तो आई होप कंप्लीट आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 मिनट लगे, मैंने आपको ये वाला तंत्र आपको समझा दिया है, ताड़ासन वाला। अब यहाँ पे एक आधा आसन जो और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको समझा सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार। वो है धनुरासन, ठीक है, उत्तासन, ये भी ठीक है, कपालभाति। हाँ भाई, एक बार ना हम इस कपालभाति को समझ लेते हैं, क्योंकि कपालभाति ना काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में पेपर में पूछा जा सकता है, और मेनली आता है 5 नंबर में, पूछा तो 3 में भी जा सकता है लेकिन मेनली 5 नंबर में आता है। क्या होता है भाई कपालभाति, देखिए कपालभाति एक ऐसा योगासन है बच्चों जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है, और यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कहीं पर भी कर सकता है, ठीक है। कपाल का संबंध हमारे मस्तक से होता है, कपालभाति यानी कि हमारे मस्तक, और भाति का संबंध कांति से, यानी कि इस योग को नियमित किए जाए तो इससे मस्तिष्क जो होती है आपकी, जो आभा होता है आपकी मस्तिष्क सोचने की शक्ति वगैरह, इस पर प्रभाव पड़ता है। क्या विधि होती है भाई इसको करने की, विधि तो आपकी इसकी बहुत ही छोटी है, बहुत आसान सी है, इमेज के माध्यम से आप समझ भी जाएंगे आसान तरीके से। देखो पहले क्या करना है, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, और पासन में बैठना ज्यादा कपालभाति होते हैं, ज्यादा लाभकारी होते हैं, यानी कि ध्यान की मुद्रा में बैठना है, और कैसे बैठना है, पासन में बैठना है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए महिला जो है आपको दिख रहा है एकदम सीधे बैठे हुए हैं, और अपने हाथों को घुटनों पर रखना है, इस तरीके से हाथों को अपने आप को घुटनों पर रख लेना है, ठीक है। आप अपनी आंखों को बंद करके शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए, आंख बंद कीजिए और ऐसा करिए कि आपको ऐसा लगे ही ना कि आप बैठे या क्या कर रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। गहरी एक लंबी सांस लीजिए और इस समय आपका पेट बाहर होना चाहिए, ठीक है।
फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ें और सांस बाहर छोड़ने के साथ ही पेट आपको अपना अंदर की तरफ खींचना। जैसे आपने देखा होगा कॉमेडीज में भी, मूवीज में भी ऐसे व्यायाम में किया जाता है। ठीक है, इसके क्रम को आप कम से कम 20 से बाद दोहराएं और कपालभाति पूरा होने के 1 मिनट तक अपने आप को वैसे ही शांति अवस्था में छोड़ दीजिए, जिससे कि आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे आती है। ओके, अब इस कपालभाति विधि के लाभ क्या क्या होते हैं? तो लाभ ये होते हैं बच्चों कि इसके द्वारा आप अपना वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, आपके पेट की चर्बी कम हो जाती है, आपकी जो पाचन की क्रिया है ये बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं इनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अस्थमा के रोगों को जड़ से समाप्त करने में ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। ठीक है, कपालभाति शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है। कपालभाति योग करने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। ठीक है, और इससे रक्त का संचारण सही बनता है, जिससे चेहरे की आभा बढ़ती है। और ये जो कफ से संबंधित समस्याएं होती हैं उसको भी ठीक कर देता है। फेफड़ों की क्षमता को ठीक करता है। ठीक, इसके लिए कई सारी जो है सावधानियां वो ये रखनी होती हैं कि बंद कमरे में, गर्म वातावरण में, धूल या धुएं वाली जगह पर इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। ऑपरेशन हुआ है पेट का तो बिल्कुल ना करें। इधर संबंधी कोई रोग है तो बिल्कुल ना करें। रीढ़ की हड्डी की समस्या है तो बिल्कुल ना करें। मासिक धर्म आ रहा है आपको, यानी महिलाओं में या लड़कियों में, तो आप बिल्कुल ना करें इसे, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये बता दिए 2 आसन। एक आसन जो मैंने यहाँ पे और भी लिया हुआ है मत्स्य आसन वाला, ये भी आपको समझा देते हैं ताकि आपकी और भी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखिए मेरा मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, बेशक से मैं आपकी वीडियो 1 घंटे की बना दूं। ठीक है, 1 घंटे की बेशक से बना दूं, लेकिन आपको जो मैं समझाऊं वो इस तरीके से समझ में आ जाए कि आप पेपर में जाके अच्छे तरीके से लिख सको। ठीक है, इसीलिए वीडियो हमारी 50 मिनट या 1 घंटे की बनती है ऑलमोस्ट, जो भी हम बनाते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना। अब हम बात करेंगे मत्स्य आसन विधि की। पूर्व स्थिति क्या होती है इसकी कि दोनों पैरों को सीधा रखकर बैठ जाना है और दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे रखकर बैठ जाना है इस तरीके से। 1 मिनट यहाँ पे मैंने अभी देखा था उसके बारे में, जो इमेज थी वो एक बार हम निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, आ जाएगा हमारा। ये देखिए, ये है मत्स्य आसन। ठीक है, ये होती है मत्स्य आसन की एक इमेज। अब इसको हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर बैठ जाना होता है। ठीक है, पहले ऐसी मुद्रा नहीं होगी आपकी, नॉर्मली आप इस तरीके से बैठे रहेंगे, पैर आपके एकदम ऐसे स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, और आप ऐसे ही नॉर्मली बैठे रहेंगे। इसके बाद में आपको लगाना होता है पद्मासन, यानी कि जैसे नॉर्मली बैठते हैं ना, आलती पालती मार के, उस तरीके से। ठीक है, दोनों हाथों की कोहनियों का सहारा लेते हुए आपको कमर के बल अब लेट जाना है। अब क्या करना है, कोहनियों का हाथ सहारा लेते हुए आपको कमर के बल एकदम लेट जाना है। पहले लेट जाना है, इस मुद्रा में नहीं। लेटने के बाद में क्या करना है, हाथों के सहारे से गर्दन को मोड़िए। ठीक है, आपने क्या किया, गर्दन को इस तरीके से मोड़ना शुरू कर दिया और गर्दन को मोड़ने के बाद माथे को जमीन से लगाने की कोशिश करें। ये जो आपका माथा होता है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो जहाँ पे बाल आना बिल्कुल बंद होते हैं ना, वहीं पे, तो उस यहाँ पे तिलक वगैरह किया जाता है, वो आपको धरती पर लगाने की कोशिश करनी है। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़े तथा कोहनियों को जमीन से लगाएं। तो पैरों के आपके ये जो अंगूठे होते हैं ना, यहाँ पे ये वाले, आपको इन्हें पकड़ना है और हाथों को, ये जो आपकी कोहनी है, ये जमीन से लगानी है। ठीक, इसके बाद में पेट के भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाइए और धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को अंदर बाहर छोड़िए। ठीक है, इस तरीके से। लाभ क्या होते हैं भाई इस आसन के, तो इस आसन से दमे के रोगियों को फायदेमंद होते हैं, उनके लिए शुद्ध रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, ये संचार करता है, मधुमेह तथा पेट के रोगों को दूर करता है, कब्ज दूर करता है, खांसी दूर होती है, चेहरा, त्वचा, इन सभी को ये आकर्षक बनाता है। ठीक है, विपरीत संकेत क्या है कि मतलब जिसे नहीं करना चाहिए, इस आसन का अभ्यास ना करें यदि किसी प्रकार का गर्दन या कमर में कोई चोट है। गर्भावस्था में बिल्कुल ना करें, माइग्रेन में या फिर स्क्लेरोसिस में या कमर दर्द में आप इसे ना करें, तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाता है पार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था ये, हाँ 36। ठीक है भाई, 36 समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइफ स्टाइल disease related to breathing that is called asthma. Okay, explaining its symptoms and case, write a simple procedure suggested for this disease. तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चों अस्थमा के, पहले अस्थमा का मीनिंग समझ लीजिए, फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, केस क्या होते हैं इसके, एंड इंप्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज इसमें यहाँ पे की जा सकती है उसके बारे में। एक एक्सरसाइज का यहाँ पे मैं आपको उदाहरण देके भी बता देता हूँ, जिसका नाम है मत्स्य आसन मेथड। तो पहले प्री पोजीशन क्या होती है कि कीप बोथ द लेग स्ट्रेट एंड सिट। उसके बाद में पूरी का पूरा जो प्रोसेसर है
ठीक है। हाँ, मतलब कि जो प्रोसीड्यूर होता है उसके बारे में ये होता है, एंड इसके बेनिफिट्स यहाँ पे ये आ जाते हैं, और कुछ यहाँ पे सावधानियां रखनी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक आखिरी क्वेश्चन है आपका 37। बेसिकली यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं कि सर जी आप ना वो जो फिगर वाला क्वेश्चन होता है ना आपका नॉकआउट वाला, वो समझा दिया करो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपके एग्जांपल के लिए लिया है, तो इसे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि करना कैसे होता है। ठीक है, देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है कि नॉकआउट के आधार पे 13 टीमों का हमें फिक्चर तैयार करना है। क्या फिक्चर तैयार करना है? 13 टीमों का। कितनी? 13 टीमों का फिक्चर तैयार करना है। अब देखो, जब हम 13 टीमों की बात करते हैं तो टीमों की संख्या यदि 16 से कम है तो हम क्या करते हैं, कुल टीमों की संख्या माइनस में बंद कर देते हैं मैच की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो टीम हमारी 13 है, 13 माइनस में किया हमने 1, तो टोटल मैच हमारे कितने आ गए? 12 आ गए। अब इनके लिए क्या करना होगा, इनके लिए हमें बनाने हैं कुल चक्र कि कितने चक्र 12 मैचों के लिए खेले जाएंगे। तो कुल चक्र कितने खेले जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पुनरावृत्ति कितने बार हुई है बच्चों? 4 बार हुई है। इसलिए क्या होगा कि इनके लिए 4 चक्र खेले जाएंगे 12 मैच के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुल बाई की बात आ जाती है, तो बाई कैसे देते हैं भाई? तो 2 की अगली पावर माइनस में कुल टीमों की संख्या, तो 2 की अगली पावर क्या होती है? क्या थी भाई? ये 16 है। ठीक है, और माइनस में हमारी टीम की संख्या कितनी है? 13 है। तो कुल बाई कितनी दी जाएगी यहाँ पे? 13 दी जाएगी। अरे सिंपल सी बात है, 13 टीम है तो 16 करने के लिए यहाँ पे कितनी बाई दी जाएंगी भाई? 3 बाई दी जाएंगी। सिंपल सी बात है ना? उसके बाद में अब बारी आती है वरिष्ठ अर्ध की, यानी कि अपर हाफ को कैसे निकालेंगे? अपर हाफ जो होती है इसकी टीमों की संख्या, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अपर हाफ के लिए कि कुल टीमों की संख्या प्लस में 1 बटे में 2। कुल टीमों की संख्या कितनी बच्चों? हमारी 13 है। ठीक है, प्लस में 1 किया तो 1 बटे में 2 किया तो 14 बटे में 2, यानी कि टोटल वरिष्ठ अर्ध की जो टीमें हैं इनकी संख्या आ जाएगी आपकी 7। ठीक है, फिर कनिष्ठ अर्ध की बात आ जाती है। तो कनिष्ठ अर्ध की जब हम बात करते हैं लोअर हाफ की, तो उसमें एक हमें माइनस करना होता है। तो 13 माइनस 1 यानी कि आते हैं 12, 12 बटे में 2 यानी कि कनिष्ठ अर्ध आ जाते हैं हमारे 6। ठीक है, तो अब हम इनकी निकालेंगे पूरी बाई। तो बाई कैसे निकालते हैं? वरिष्ठ और कनिष्ठ अर्ध की कुल बाई माइनस में 1, वरिष्ठ की बात करेंगे तो माइनस में 1, और कनिष्ठ की करेंगे तो इसमें प्लस हो जाता है। तो कुल बाई इसकी 1 निकल जाएगी वरिष्ठ की, और कनिष्ठ की निकल जाएगी आपकी 2। तो इसी तरीके से अब आपके 4 चक्रों के लिए आपको करना है एक फ्रैक्चर तैयार। तो फ्रैक्चर आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसमें टोटल राउंड कितने खेले जाएंगे? टोटल राउंड होंगे हमारे 4। ठीक है, टोटल राउंड कितने होंगे? 4 खेले जाएंगे। और यहाँ पे बाई कहाँ पे देगी? टोटल यहाँ पे 3 बाई दी जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। और राउंड जो खेले कैसे जाएंगे वो आप इजीली यहाँ से देख ही सकते हैं। ठीक है भाई, तो कंप्लीट आपको ये समझ में आ गया निचला अर्ध और ऊपरी अर्ध के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको ना सपोर्ट मटेरियल में कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़िया हो जाए। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो देखते हैं एक बार। हाँ, 13 टीमों वाला तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अभी हमने देखा था बच्चों 13 टीमों के लिए, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 24 टीमों के लिए। कितनी? 24 टीमों के लिए एक फिक्चर तैयार करना है। कितनी बच्चों? 24 के लिए। तो अब इसमें क्या सेम वही प्रोसेस करना है कि कुल मैच निकालने के लिए क्या करेंगे हम? कुल टीमों की संख्या माइनस में 1 कर देंगे। तो कितना आएगा? टोटल आएगा हमारे मैच कितने खेले जाएंगे? 23। अब मैच खेलने के लिए यहाँ पे देखो क्या है कि कुल चक्र में निकालने कितने राउंड होंगे। तो राउंड कितने होंगे? टोटल आएंगे राउंड यहाँ पे 5, क्योंकि 2 की पुनरावृत्ति कितने बार हो रही है? 5 बार हो रही है। ठीक है, अब जब टीमों की संख्या बच्चों 16 से प्लस है तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए बाई यहाँ पे कई तरीके से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपरी अर्ध की बात करेंगे, तो इसमें कुल टीमों की संख्या बटे में 2 जाएगा, क्योंकि हमारी टीम की संख्या कितनी है? 24 से ज्यादा है, इसीलिए कुल टीमों की संख्या हमारी कितनी है? 24। तो मतलब 16 से ज्यादा होगी तो हमें -1 या +1 निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर निकालेंगे। तो ऊपरी अर्ध की टीमों की संख्या हो जाएगी 24 बटे में 2, यानी कि 12 ऊपरी अर्ध। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है जब हम निचले अर्ध की बात करेंगे तो इसमें भी सेम वही बात आ जाएगी, टोटल 12 आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों टीमों की संख्या 16 से ज्यादा है, इसीलिए हमें क्या करना होगा? इससे हमें क्वार्टर में भी बांटना होगा। ठीक है, 3-4 तरीके के क्वार्टर होते हैं, उसमें भी हमें से बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वार्टर में बांटने के लिए क्या करेंगे? हम इसे करेंगे 4 से डिवाइड। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि टोटल यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। ठीक है,
तो पहले क्वार्टर में टीमों की संख्या कितनी होगी, 6 हो जाएगी, दूसरे में 6, तीसरे में 6 और चौथे में 6। इस तरीके से क्वार्टर में बांधने के बाद में ये आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चों टीमों की संख्या अगर यहाँ पे 25 होती तो यहाँ पे क्या होता कि एक और क्वार्टर में +1 कर दिया जाता। ठीक है ना, ये चीज है। उसके बाद में अब यहाँ पे हमें बाई भी देनी है, तो बाई कैसे देंगे भाई, बाई देने के लिए क्या करना होता है, 2 की अगली पावर माइनस में कुल टीमों की संख्या। तो 2 की अगली पावर यानी कि 16 दूनी 32, तो कितना होगा 32 माइनस में 24 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पे निकलेगा आपका ऊपरी अर्ध और निचला अर्ध, क्योंकि अभी तक हमने निकाली थी टीमों की संख्या ऊपरी और निचली अर्ध की, अब हमें निकालनी है यहाँ पे जो बाई की संख्या। तो बाई कैसे निकालेंगे, जो संख्या थी हमारी तो 8/2 और 8/2 यानी कि ऊपरी अर्ध निचली अर्ध में टोटल 4 आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे जो आपका एक चक्र बनाना है आपको, वो चक्र आपका इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे चाहो तो थोड़ा सा रोटेट करके देख लो। ठीक है, आपका इस तरीके से ये चक्र बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्रथम के बारे में, सेकंड के बारे में, व्हाटएवर जो भी है बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ओके बच्चों, चलिए ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। तो इस तरीके से देखो एक सैंपल पेपर के साथ में मैंने आपको सपोर्टिंग मटेरियल के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है बच्चों कि इतना इनफ है आपके लिए आज की इस वीडियो के लिए। और अगर आपने बच्चों पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 का वीडियो आप जाके जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आज की इस वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों ऐसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और स्पेशल वीडियोस को बनाने के लिए, ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छी हो सके। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इससे तैयारी कर सकें। बाकी आप सभी को वीडियो कैसी लगी सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।